हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी गुप्ता एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद शिनी। सो आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी क्लास 10th की सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म। अच्छा, सिविक्स की जो चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग है वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। मैंने उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, उसका एक वीडियो, उसके अलावा मैंने उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग, उनको भी करा रखा है। सो आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? सो फेडरलिज्म मीन्स होता है ऐसी गवर्नमेंट, इस तरह की गवर्नमेंट जहां पे जो पावर हो वो डिवाइड हो बिटवीन सेंटर एंड बिटवीन स्टेट। तो वहां पे जहां पे हम पावर को डिवाइड करते हैं सेंटर एंड स्टेट में, उसको हम बोलते हैं फेडरलिज्म। चलो भाई, मतलब तो क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट चीज दी हुई है फीचर्स। तो फेडरलिज्म अगर कोई भी चीज होती है, आप बोलते हो कि हाँ भाई ये सिस्टम यहाँ पे है, तो आप बोलते हो ना उसके कुछ फीचर्स होते हैं, उसको आप फुलफिल करोगे ना तभी आप वो चीज आप बोल सकते हो कि हाँ वो सिस्टम है यहाँ पे। लाइक यहाँ पे फेडरलिज्म की बात करें तो ये कुछ फीचर्स फुलफिल करने होंगे तभी हम बोलेंगे कि हाँ वहां पे फेडरलिज्म होगा। जैसे नंबर 1 फीचर है 2 टियर गवर्नमेंट। मतलब जो गवर्नमेंट होगी वो बस एक पूरी कंट्री के लिए, ऐसा नहीं बस एक गवर्नमेंट एक सरकार है वही सब कुछ चला रही है, सब कुछ मैनेज कर रही है। नो, फेडरल है तो वहां पे गवर्नमेंट क्या होनी चाहिए? 2 टियर गवर्नमेंट होनी चाहिए, मतलब एक सेंटर के लिए और एक स्टेट के लिए। आई होप क्लियर। नेक्स्ट इज पावर शेयरिंग। तो देखो दोनों लोग का अपना अपना एक एरिया हो गया, उसको हम लोग बोलेंगे ज्यूरिसडिक्शन। तो दोनों तो भाई सिटीजन्स पे ही रूल कर रहे हैं, बट दोनों का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो अलग अलग हो गया। जैसे अगर हम बात करें पुलिस एंड आर्मी, आर्मी को कंट्रोल करती है हमारी सेंटर एंड पुलिस को हमारी कंट्रोल करती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो ये दिस इज ज्यूरिसडिक्शन कि आप सिटीजन्स पे ही रूल कर रहे हो, लेकिन आपका जो पावर का ज्यूरिसडिक्शन है वो डिफरेंट होगा फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। मतलब जो भी आप पावर्स की बात कर रहे हो कि ये सेंटर की है, ये स्टेट की है, तो वो चीजें कहां से आपको पता चलेंगी? उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होना चाहिए, मतलब वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाना चाहिए भाई कि हाँ ये सिस्टम हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट हुआ है, तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होनी चाहिए। नो नेक्स्ट इज सेम लेवल। तो देखो सेम लेवल की अगर हम बात करें तो सेंटर हो गया, स्टेट हो गया, दोनों को आपने बोल दिया कि भाई वो 2 लेवल की गवर्नमेंट है, लेकिन कुछ चीजों में उनको पावर इक्वल मिलती है। लेकिन अगर हम बात करें फंडामेंटल चेंज करना है, कुछ भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है उसको हमें चेंज करना है, कुछ भी उसमें अमेंडमेंट करनी है, तो उसके लिए क्या करते हैं 2/3 मेजोरिटी से पास होती है दोनों हाउसेज में, ठीक है। उसके अलावा अगर कुछ और चेंजेस करने होते हैं तो जो स्टेट्स होते हैं, राज्य होते हैं, कम से कम आधे राज्यों की उसमें क्या सहमति जरूरी होती है। तो दीज काइंड ऑफ थिंग जो हो रही हैं, इसको करने के लिए यहाँ पे आप देख रहे हो कि दोनों सेंटर और स्टेट दोनों की जो पावर है उसका लेवल क्या है? इक्वल है। बिना एक के वो काम नहीं हो सकता है, एक मतलब एक अकेला ही वो नहीं कर सकता है, दोनों की ही जरूरत है। तो ये है सेम लेवल अगर आपको कोई फंडामेंटल चेंज करना है। ओके, नो नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो देखो इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या हो गया? सपोज सेंटर में स्टेट में किसी बात पे लड़ाई होगी, ठीक है। अब लड़ाई होगी तो कौन डोमिनेट करेगा? तो इस कंडीशन में आती है भाई हमारी जुडिशरी, दैट इज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या करती है कि उन दोनों की जो मैटर होते हैं उसको रिजोल्व करती है कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, एंड वो ना तो सेंटर से दबी होती है ना स्टेट, मतलब वो किसी के अंडर में नहीं होती है। दैट वुड बी अ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी वो क्या होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो फाइनेंशियल भाई मींस मतलब मनी, पैसे से रिलेटेड, और इंडिपेंडेंस मींस स्वतंत्रता। भाई पैसे से रिलेटेड स्वतंत्रता होनी चाहिए, किसी के सामने उनको जाके नहीं बोलना है भाई हमको पैसे दे दो, ठीक है। उनका अपना एक ज्यूरिसडिक्शन होगा, उनसे वो टैक्स लेंगे एंड उसी टैक्स को क्या करेंगे? उसी से अपना बजट बनाएंगे एंड उसको इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती है, पहले से ही पता है कि इनके भाई इतने पैसे इनको मिलने हैं, ये परसेंट मिलना है। Now next is last, ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। तो फेडरलिज्म का एक ड्यूअल ऑब्जेक्टिव ये होता है कि फेडरलिज्म की वजह से अगर देखो आप कोई भी रीजनल, जो भी रीजनल है, कोई चीज है, रीजनल डाइवर्सिटी है, कुछ भी चीजें हैं, तो कंट्री बहुत डाइवर्सिफाई है, कोई भी कंट्री है तो बहुत सारी, जैसे किसी का कल्चर है, किसी का कुछ है, अलग अलग जगह पे अलग कल्चर है। अब पूरी कंट्री एक ही कल्चर को मानेगी तो नहीं चल पाएगा, तो रीजनल कल्चर जो है उनको भी कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। तो अगर इसी फेडरलिज्म को हम फॉलो करेंगे, रीजनल, जैसे कोई एक लैंग्वेज को बोलने वाले लोग हैं, आपने बोल दिया कि हाँ भाई अपने एक स्टेट बना के आपको हम पावर दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा? उन लोग की जो डाइवर्सिटी है आप उसको पहली चीज रिकॉग्नाइज कर रहे हो, एंड दूसरी चीज ऐसा करने से अगर आप उनकी डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करोगे तो जो डिफरेंट स्टेट बनाओगे आप, वो क्या होंगे? कहेंगे हमारे लिए भी कुछ हो रहा है, तो वो यूनिटी बना के रहेंगे। तो
तो पहली चीज कि डाइवर्सिटी को मेंटेन कर रहे हो, एंड दूसरी चीज कि आप कंट्री की यूनिटी को मेंटेन कर रहे हो। तो दो तरह से दो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहे हैं ना फेडरलिज्म की वजह से। आई होप क्लियर है। सो ये 7 पॉइंट है अराउंड फेडरलिज्म को फॉलो करने का। अगर कोई कंट्री फेडरलिज्म बोल रही है भाई हम लोग फेडरल कंट्री है, फेडरल गवर्नमेंट है, तो वहां पे ये सातों फीचर्स फुलफिल होने चाहिए। चलिए नाउ नेक्स्ट इज फेडरेशन जो है वो 2 टाइप्स का होता है। एक है कमिंग टुगेदर, एक है होल्डिंग टुगेदर। सो कमिंग टुगेदर में क्या होता है, देखो कमिंग टुगेदर सिंपल सी चीज है, मैनी इंडिविजुअल स्टेट्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ यूनिट। मतलब बहुत ढेर सारे स्टेट्स होते हैं, वो आपस में मिलते हैं, आते हैं, इकट्ठा होते हैं और मिलके क्या करते हैं, एक यूनिट, एक सिंगल यूनिट बनाते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि कमिंग टुगेदर, कि सब लोग कमिंग टुगेदर, सब लोग साथ में आ रहे हैं। तो ये तो उस तरह से हो गया एक फेडरेशन। ऑल स्टेट हैव इक्वल पावर। यहाँ पे क्या होगी, बहुत सारी छोटे छोटे से स्टेट्स हैं, वो क्योंकि अलग अलग आ रहे हैं आपस में अपनी सहमति से कि चलो भाई हम लोग मिलके एक बड़ी सी कंट्री बना लेते हैं। छोटे छोटे स्टेट्स थे, तो अब ये जो स्टेट आपस में आ रहे हैं तो ये क्या बोलेंगे, भाई हमको सबको इक्वल पावर चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनको ज्यादा दे दो उनको कम दे दो, तो सारी स्टेट्स के पास इक्वल पावर होंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज सेंटर एंड स्टेट इक्वल पावर। मतलब देखो जैसे एक छोटी छोटी सी कंट्रीज थी, छोटी छोटी कंट्रीज, इन्होंने बोला भाई मिलके हम लोग एक कंट्री बना लेते हैं और ये स्टेट्स हो गई, ठीक है ना। तब ये स्टेट जो हो गई हैं, तो पहली चीज इन स्टेट के पास में इक्वल पावर, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि इन स्टेट्स के पास इक्वल पावर है। दूसरी चीज कि अगर ये एज अ होल पूरी कंट्री है और एक छोटा सा स्टेट है, इन दोनों की पावर भी इक्वल होगी। मतलब जो ये स्टेट है इस पूरी कंट्री के अंडर में नहीं रहेगा, मतलब ये सेंटर जो है अपनी पावर को थोप नहीं सकता है स्टेट पे, इस तरह से होगा, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से हैं, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड स्विट्जरलैंड। ये किसके एग्जाम्पल है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो वापस रिपीट कर रही हूँ, कमिंग टुगेदर में क्या होती है, छोटे छोटे स्टेट्स जो हैं वो आपस में इकट्ठा होकर एक कंट्री बनाती हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे जो सारे स्टेट है सबको इक्वल पावर होती है और स्टेट और सेंटर की भी इक्वल पावर होती है। एग्जांपल देख लीजिएगा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड स्विट्जरलैंड। नाउ नेक्स्ट इज होल्डिंग टुगेदर। यहाँ पे देखो अलग चीज हो जा रही है, अ लार्ज कंट्री डिवाइड, एक बड़ी सी कंट्री है उसको पहले हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, एंड डिवाइड इट्स पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। और उसके बाद हम लोग जो इसके पावर्स है, पावर्स को भी डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे बेसिकली कंट्री को डिवाइड करके उसकी पावर्स को डिवाइड किया जा रहा है। बट यहाँ पे जो पावर का डिवीजन होगा ना वो अलग तरीके से होगा। मतलब देखो यहाँ पे द अनइक्वल पावर बिटवीन स्टेट्स, मतलब जो स्टेट हैं डिफरेंट स्टेट होंगे छोटे छोटे से इसके, इन स्टेट्स की जो पावर होंगी वो क्या होंगी, अनइक्वल होंगी। ऐसा नहीं है कि सारे स्टेट को हम बराबर पावर दे रहे हैं, ठीक है ना। एंड दूसरा पॉइंट क्या है कि सेंटर इज मोर पावरफुल देन दी स्टेट। मतलब ये जो पूरी कंट्री का जो गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो इस स्टेट गवर्नमेंट से क्या होगी, ज्यादा पावरफुल होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, सो नेक्स्ट इसका हम एग्जांपल की बात कर लें तो इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। ओ भाई इंडिया आ गया, सभी क्लियर है। इंडिया में कौन सा वाला सिस्टम है, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, और कौन सा वाला सिस्टम है, होल्डिंग टुगेदर वाला सिस्टम है। चलो तो अभी हम देखते हैं, इंडिया का टेस्ट लेते हैं कि क्या एक्चुअली में इंडिया जो है वो इस फेडरलिज्म को फॉलो करता है, फेडरल सिस्टम है यहाँ पे कि नहीं है, इस चीज को देखते हैं। सो अगेन अगर हमको ये चीज देखनी है तो हमको देखना पड़ेगा कि ये 7 फीचर्स को हमारी कंट्री इंडिया जो है वो फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही है। ओके चलो देख लेते हैं भाई। सो ऑल 7 फीचर्स अप्लाई टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई इतना है कि जो 7 फीचर्स हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे अप्लाई होते हैं। कैसे होते हैं बता देती हूँ। पहला चीज 2 टियर गवर्नमेंट। सो यस हमारी कंट्री में शुरुआत से ही था कि सेंटर एंड स्टेट 2 लेवल पे गवर्नमेंट होंगी। बाद में क्या हुआ, बाद में पंचायत आ गया, मतलब 3rd टियर भी आ गया, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, ये चीजें भी आ गई थी, ठीक है ना। सो ये क्लियर हो गया कि 2 टियर गवर्नमेंट है हमारी कंट्री में, पहला हो गया भाई। दूसरा पावर शेयरिंग। सो पावर शेयरिंग के लिए मैंने बताया था ना कि पुलिस एंड आर्मी वाला जो एग्जांपल दिया था, तो वो हमारी कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में ही था कि हमारी कंट्री में आर्मी को सेंट्रल गवर्नमेंट करती है कंट्रोल और पुलिस को स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो ये वाला भी हो गया कि दोनों का जो ज्यूरिसडिक्शन है दैट वुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट लेवल। चलो नाउ नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। सो अगेन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भाई बहुत क्लियरली दिया हुआ है कि हमारे यहाँ पे फेडरल सिस्टम, मतलब फेडरल
फंडामेंटल सिस्टम इन द सेंस कि स्टेट गवर्नमेंट अलग होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होगी, ये चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट इज सेम लेवल। सो फंडामेंटल चेंज वाला कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया था कि 2/3 जो मेजोरिटी होगी उससे पास होगी, प्लस आधे से ज्यादा राज्यों की भी सहमति जरूरी है अगर आप कोई फंडामेंटल चेंज करने जा रहे हो। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सेम लेवल एक तरह से आ गया, फंडामेंटल चेंजेस अगर आपको कोई करने हैं। ये सब मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूँ, ठीक है ना। नो नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो भाई इंडिपेंडेंट जुडिशरी तो है हमारे यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये सब क्या सरकार के कंट्रोल में है? नो, सरकार के कंट्रोल में नहीं है। अगर इनको कोई मैटर सॉल्व करना होता है, चाहे वो दो स्टेट के बीच का हो, चाहे वो स्टेट और सेंटर के बीच का हो, तो उसको सॉल्व कौन करती है? उसको करती है सॉल्व जुडिशरी। और जुडिशरी जो होती है वो इंडिपेंडेंट, टोटली इंडिपेंडेंट होती है, किसी के कंट्रोल में नहीं होती है। Now next is financial independence। तो financial independence बहुत सिंपल सी चीज है कि देखो जो टैक्स होती है ना, तो टैक्स का एक तरह से डिसाइड किया हुआ है कि हाँ ये टैक्स वो लेंगे, ये टैक्स वो लेंगे, तो सबको अपनी अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, चाहे वो सेंटर है चाहे वो स्टेट है, सबके पास अपने अपने पैसे हैं, ठीक है ना। तो इसमें इनको किसी के सामने मैंने बोला हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। जो अपना टैक्स है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी बताया हुआ है, ये टैक्स वो लेगा, सेंटर लेगा, ये टैक्स स्टेट लेगा, एंड इतना % सेंटर जो है वो स्टेट को देगा ही देगा। चलो ना नेक्स्ट इज ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। तो हमारे यहाँ पे ड्यूअल ऑब्जेक्टिव क्या ये फुलफिल करता है? बताती हूँ एक चीज, अभी हम लोग पढ़ने वाले लैंग्वेज को लेकर। तो देखो हमारे यहाँ पे लैंग्वेज के बेसिस पे बहुत सारे स्टेट्स बने, तो मतलब हमने जो लैंग्वेजेस थी उनको रिकॉग्नाइज किया, उनको भी एक तरह से प्लेस दिया कि भाई इस कंट्री में आप हो, हम आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो आपने क्या किया? जो डाइवर्सिटी है उसको रिकॉग्नाइज कर दिया। अब इसकी वजह से क्या होगा कि वो जो लोग हैं वो समझेंगे कि हाँ भाई हम इस कंट्री के एक पार्ट है, तो वो भी एक यूनिटी मेंटेन करके रहेंगे ना। सो जो ड्यूअल ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो रहा है। हमारी कंट्री का जो फेडरल सिस्टम है हमारे यहाँ पे अच्छे से चल रहा है, जो कि ड्यूअल ऑब्जेक्टिव को फॉलो कर रहा है। ओके, सो अभी ये सातों पॉइंट से क्लियर हो रहा है कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, मींस फेडरलिज्म यहाँ पे फॉलो होता है, फेडरल कंट्री है भाई हमारी इंडिया, ठीक है ना। चलो अब एक चीज यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, कुछ लिस्ट दी हुई है। लिस्ट क्या है? मतलब देखो लिस्ट ये है, इस तरह से है कि जो इस लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, इस इन्हीं सब्जेक्ट पे वो वाली गवर्नमेंट क्या करती है? कंट्रोल करती है, लॉ बनाती है, जो भी करती है, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पे बात करूँ यूनियन लिस्ट, तो यूनियन लिस्ट है मतलब सेंटर की लिस्ट है ये, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? इस पे लॉ बनाएगी या फिर जो भी चीजें हैं उसको कंट्रोल करेगी। तो यूनियन लिस्ट में सिंपल सी चीज, कंटेन सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जो भी चीजें हमारी नेशनल इंपॉर्टेंस है, मतलब पूरी कंट्री के इंपॉर्टेंस की है, उसको कौन लॉ बनाएगा? यूनियन, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। एंड नेक्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट मेक लॉज। यस, हो गया ये तो पॉइंट। अब इसमें आप लोग को, अब ये जो लास्ट वाली चीज मैंने लिखी हुई है कि कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कोई कभी भी कि इसे एमसीक्यूज में बन सकता है कि ये किसका सब्जेक्ट है, तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं कुछ एग्जांपल्स, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। तो जो पूरी नेशन रिलेटेड, नेशन पूरी कंट्री को अफेक्ट करेगी ना कोई चीज, कोई सब्जेक्ट, तो उस पर नेशन लॉ बनाएगी। ऐसा नहीं है कि पूरी आर्मी जो बाउंड्री पे हमारी जाके सेना लड़ रही है तो उसके लिए कोई एक राज्य बना देगा लॉ, नो, वो पूरी हमारी जो कंट्री का गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो बनाएगी उस पर। तो टोटल सब्जेक्ट्स की बात करें तो देयर आर 98 सब्जेक्ट विच आर मेंशन्ड इन यूनियन लिस्ट। 98 सब्जेक्ट है यूनियन लिस्ट में, जिसपे हमारी यूनियन गवर्नमेंट या फिर आप बोलो सेंट्रल गवर्नमेंट वो लॉ बनाएगी। नाउ नेक्स्ट इज स्टेट लिस्ट। सो स्टेट लिस्ट नाम से क्लियर हो रहा है, द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस। तो कोई भी सब्जेक्ट जो उस पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड हो और उसकी या फिर कहीं रीजनल चीजें हो, ठीक है ना। तो मतलब उससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स होंगी वो भाई आके गिरेगा कहाँ पे? स्टेट लिस्ट में आके गिरेगा, और वो स्टेट उस मैटर पे क्या बनाएगी? लॉ बनाएगी। स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉस। चलो सब्जेक्ट की बात कर लें, पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर। तो ये किसमें आ गई? ये हमारी आ गई है स्टेट लिस्ट में, ठीक है ना। एजुकेशन का आपने देखा ही होगा, जैसे एजुकेशन जो होता है हमारा, तो आपने देखा होगा कि सब स्टेट के अपने अपने बोर्ड्स होते हैं। सेंटर का तो बोर्ड होता है सीबीएसई, तो स्टेट के भी बोर्ड होते हैं। आपका कोई लोग, बहुत लोग आप लोग स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे होंगे, तो वो किसका होता है? वो होता है स्टेट का। तो यहाँ पे वो चीज आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा कि स्टेट और सेंटर दोनों बना रहे हैं, तो वो मैं कंफ्यूजन आपका क्लियर करती हूँ यहाँ से। देखो कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट आते हैं जिसपे स्टेट और सेंटर दोनों लॉ बना सकती है, उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट आएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कौन कौन से, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, एजुकेशन, आगे ना एजुकेशन, मैरिज, एडॉप्शन एक्सेट्रा,
ये सारे जो सब्जेक्ट है किसमें आते हैं, ये आते हैं हमारे भाई कॉन्करेंट लिस्ट में। एंड टोटल 47 सब्जेक्ट्स हैं आज के टाइम पे बता रही हूँ। 47 सब्जेक्ट्स कहाँ पे मेंशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो ये तो हो गया कॉन्करेंट लिस्ट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और भी है कि अगर किसी केस में जैसे सेंटर ने लॉ बना दिया पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके, स्टेट ने बना दिया, अब सपोज वो जो लॉ है वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, उन्होंने कुछ और बनाया है, उन्होंने कुछ और बनाया, इन दैट केस किसका वाला लॉ जो होगा वो इंप्लीमेंट करा जाएगा। तो उस केस में भाई सेंटर का जो लॉ होगा वो इंप्लीमेंट किया जाएगा, वो फॉलो किया जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रेजिड्यूअरी लिस्ट। तो देखो रेजिड्यूअरी लिस्ट ऐसे हैं जो सब्जेक्ट्स बच गए, मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ना, तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे कि उसमें उस टाइम पे वो नहीं बने थे, उनका इन्वेंशन नहीं हुआ था। तो क्या हुआ, अब उनके ऊपर तो लॉ बने नहीं कि भाई वो किस लिस्ट में आके गिरेंगे। तो उस केस में क्या किया गया, बाद में रेजिड्यूअरी लिस्ट करके बताया गया कि जो भी नए नए इन्वेंशंस होंगे उस पे कौन लॉ बनाएगा, उस पे लॉ बनाएगी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है ना, जैसे अगर हम बात करें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद आया, बाद का इन्वेंशन था ना, तो बाद में आया, तो वो अब उसके ऊपर जो लॉ होगा वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। ठीक है ना, तो जो नए नए इन्वेंशंस होते हैं आज के टाइम पे, जैसे कल को आ गया कि भाई मून पे घर कौन लेगा, तभी वो कोई स्टेट नहीं कंट्रोल करेगा, उस पर सेंटर कंट्रोल करेगा कौन आ जा सकता है। ठीक है ना, तो नए नए इन्वेंशन जो होंगे उस पर हमारा सेंटर का कंट्रोल होगा। आई होप आपको चारों लिस्ट क्लियर है, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट एंड रेजिड्यूअरी लिस्ट। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट थिंग कि फेडरलिज्म देख लिया, फेडरलिज्म का मतलब क्या है देख लिया, फेडरलिज्म के फीचर्स देख लिए। अब हमने देख लिया कि फेडरलिज्म इंडिया में कैसे फॉलो होता है, प्रैक्टिस होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इंडिया में ये फेडरलिज्म जो आप बोल रहे हो कि है, ये कैसे स्टेप वाइज स्टेप हुआ, कैसे इंप्लीमेंट कैसे हुआ। ठीक है ना, जैसे नंबर 1 हमने देखा कुछ स्टेप लिंग्विस्टिक स्टेट। तो पहला एक तरह से एक मेजर स्टेप जो इंडिया ने लिया वो ये लिया कि इंडिया ने भाई लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बना दी। देखो भाई आज़ादी मिली, बहुत सारे स्टेट्स बोल रहे थे कि हमको अपने स्टेट चाहिए जो कि हमारी लैंग्वेज के लोग जिसमें रहे, हमको अलग कर दो, क्योंकि बहुत बड़े बड़े से स्टेट बने थे ना, तो उनमें बोला कि हमें अलग कर दो। लेकिन गवर्नमेंट को क्या डर लग रहा था कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी कंट्री क्या हो सकती है, डिसइंटीग्रेट हो सकती है। लोग स्टेट बनाएंगे फिर कंट्री बना लेंगे कल को जाके, ये चीजें हो सकती है ना। दैट्स वाई जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट पोस्टपोन दिस थिंग्स, उसने क्या किया, ये जो डिमांड्स थी इसको पोस्टपोन करती गई। बट अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने ये एक स्टेप लिया और उसकी वजह से आज के टाइम पे आप लोग देखते हो बहुत सारे स्टेट्स बने हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। चलिए एक क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा इसका आंसर कि कौन सा फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट हमारी कंट्री में बना था। The first state which was formed on the basis of language। ठीक है ना, चलो बताओ आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ। Now next is language policy। तो गवर्नमेंट ने देखो लैंग्वेज पॉलिसी क्या अपनाई ताकि डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रख सके। देखो हमारी कंट्री में क्या है कि 43% लोग जो हैं वो हिंदी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पे हमारी एक चीज आप लोग नोट करके रख लो कि नेशनल लैंग्वेज नहीं है कोई। अगर हिंदी आप लोग सुनते हो तो हिंदी जो है ना, हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसको हम ऑफिशियल पर्पजेस के लिए यूज करते हैं। हिंदी नहीं है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है ये। ठीक है, तो हिंदी जो है वो 43% लोगों को क्या है, मदर टंग है। तो आप भाई किसी कंट्री में जब तक आधे से ज्यादा लोग किसी लैंग्वेज को नहीं बोलेंगे, आप कैसे उसको नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो इसलिए हिंदी को हमारे यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया था। उसके अलावा क्या किया गया, देयर आर 22 शेड्यूल लैंग्वेज। हिंदी को लेके 22 हो गए, मतलब हिंदी को अलग कर दो तो 21 है। सो 22 शेड्यूल लैंग्वेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। इसका मतलब है कि अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो तो उस एग्जाम में आप इस 22 लैंग्वेज में से किसी भी एक लैंग्वेज में अपना एग्जाम राइट कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, तो 22 शेड्यूल लैंग्वेज हमारी कंट्री में मेंशन है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। Now next is सेंटर स्टेट रिलेशन। तो बात अगर हम करें कि हमारी कंट्री ने सेंटर स्टेट रिलेशन को कैसे मेंटेन रखा, क्या शुरुआत में क्या था, अभी क्या है, वो देखते हैं। तो पहली चीज देखो कि इनिशियली फॉर ए लॉन्ग टाइम जब हमारी कंट्री आजाद हुई, हमें इंडिपेंडेंस मिली, हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना, गवर्नमेंट्स बनने लगी, तो उस टाइम पे क्या थी कि एक जो पार्टी थी ना, उसी पार्टी में का रूल सेंटर में भी था और उसी पार्टी का रूल स्टेट में भी था। तो अभी वही पार्टी रूल कर रही है, तो उस केस में क्या होता था कि जो सेंटर थी वो अपना पावर का मिसयूज करने लगी थी। बहुत सारे ऐसे केसेस आए थे। ठीक है, तो लेकिन 1990s आते 1990s के बाद एक नया एरा शुरू होता है जिसको बोलते हैं एरा ऑफ कोअलिशन गवर्नमेंट। ना व्हाट इज कोअलिशन गवर्नमेंट? देखो कोअलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, अगर किसी को भी सरकार बनानी है तो उसको मेजोरिटी चाहिए,
चाहिए ना। अब सपोज किसी को मेजोरिटी नहीं मिली, मतलब किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, तो उस केस में बहुत सारी पार्टीज मिलके क्या करती हैं, मेजोरिटी फॉर्म करती हैं और वो सरकार बनाती हैं। तो यहाँ पे कोalition मतलब कई सारी पार्टी आगे मिल जो गवर्नमेंट बनाती है उसको बोलते हैं कोalition गवर्नमेंट। नाउ टेल मी, अगर कोalition गवर्नमेंट बन रही है तो उस केस में क्या एक पार्टी को पावर मिलेगी? नो, क्योंकि भाई कई पार्टीज मिलके सरकार बना रही हैं तो सारी पार्टी के पास पावर है। तो कोalition गवर्नमेंट में क्या हुआ कि यहाँ पे पावर का जो मिसयूज पहले होता था वो चीजें कहीं ना कहीं बंद हो गई। अब एक पार्टी पावर में नहीं है तो वो पावर का मिसयूज नहीं करेगी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे सेंट्रल स्टेट में जो एक तरह से आप बोल सकते हो गैप था कि बस एक ही पार्टी रूल कर रही थी, मिसयूज कर रही थी, स्टेट की अपनी कोई पावर नहीं थी, सब कुछ सेंटर के कंट्रोल में था। सो वो चीज धीरे धीरे कहीं ना कहीं खत्म होने लगी। अब स्टेट को भी अपनी क्या मिलने लगी, इंडिपेंडेंसी मिलने लगी। चलिए, नाउ लास्ट टॉपिक इज डिसेंट्रलाइजेशन। तो देखो डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, देखो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कोई कुछ चीजें होती हैं, चाहे वो पावर हो, चाहे वो मनी हो, एनीथिंग, वो क्या हो रही है एक जगह जहाँ पे सेंट्रलाइज हो रही है, उसको आप लोग बोलते हो सेंट्रलाइजेशन। ना ये है डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब कोई चीज एक जगह पे इकट्ठा है ना, उसको हम डिसेंट्रलाइज करें, थोड़ा इनको थोड़ा उनको ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में दिया हुआ है डिसेंट्रलाइजेशन? हियर दिया हुआ है कि पावर्स मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। दैट मींस सेंटर से निकाल के आप लोग किसको दे रहे हो, स्टेट को आपने दे दिया, अभी स्टेट से भी निकाल के किसी और को दे रहे हो, किसको दे रहे हो, इसको दे रहे हो। देखो भाई, लोकल गवर्नमेंट मतलब स्टेट को जो पावर्स थी आप निकाल के आप किसको दे रहे हो, जो सेंटर की स्टेट की पावर थी उसको निकाल के आप लोकल गवर्नमेंट्स को दे रहे हो, जैसे पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी। तो ये जो सिस्टम हमारा पंचायत आया था, ये आया था 1992 में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसके अंतर्गत जो पंचायत सिस्टम था उसको इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है ना। तो पंचायत सिस्टम में बेसिकली क्या था कि अब लोकल गवर्नमेंट होगी, स्टेट की कुछ पावर जो होंगी वो पंचायत को दी जाएंगी, तो पावर को अब डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या था इस एक्ट में कि रेगुलर इलेक्शन होंगे, ये सारे जो पंचायत सिस्टम है ये रेगुलर इलेक्शन होगा, इनका भी, इनमें भी इनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और वो रूल करेंगे। रिजर्व सीट रखी गई, रिजर्व सीट फॉर SC STs, उनके लिए रिजर्व सीट रखी गई। 1/3 जो सीट्स थी वो विमेन के लिए रिजर्व रखी गई और इनके लिए इस अलग से एक बॉडी बनाई गई, स्टेट इलेक्शन कमीशन। कौन सी बॉडी? स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो इनका इलेक्शन वगैरह को देखेगी, ठीक है ना। तो ये सारे स्टेप्स लिए गए किसमें, 1992 में जो 73rd एक्ट आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसमें पंचायत सिस्टम को क्या बोला गया था, इंप्लीमेंट करने को। अच्छा, पंचायत सिस्टम की अगर हम बात करें तो क्या कैसा होता है वो, देखो विलेज लेवल पे एक पंचायत होता है, ठीक है, और बहुत सारे पंचायत मिलके क्या बनाते हैं, पंचायत समिति, या फिर इसको आप बोल सकते हो ब्लॉक, आप लोगों ने ब्लॉक सुना होगा। तो पंचायत, उसके ऊपर पंचायत समिति, दैट मीन्स पंचायत मिलके पंचायत समिति बना रहे हैं, और बहुत सारे पंचायत समिति मिलके क्या बनाती हैं, एक जिला परिषद बनाती हैं। आई होप क्लियर है, पंचायत, पंचायत समिति एंड देन जिला परिषद। तो ये तो हो गया पंचायत का सिस्टम। नाउ नेक्स्ट इज म्यूनिसिपैलिटी। तो म्यूनिसिपैलिटी जो थी, ये सिस्टम आया था, बहुत से बड़ी बड़ी सिटीज होती हैं, टाउन्स होती हैं। अगर टाउन है तो वहां पे होगा म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपैलिटी होगा अगर वो टाउन है, एंड वहां पे एक म्यूनिसिपल चेयरपर्सन वहां का हेड होगा। और अगर वो बहुत बड़ी सिटी है, जैसे आप लोग मुंबई देखते होंगे, मुंबई है तो मुंबई में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उसको बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी सिटी है, एंड वहां का जो हेड होता है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसको बोलते हैं मेयर। क्या बोलते हैं, मेयर। तो यहाँ पे आप लोग देख लिया, यहाँ पे चेयरपर्सन या फिर चेयरमैन भी बोलते हैं, और यहाँ पे इसको बोलते हैं मेयर, ठीक है ना। तो ये सारे हमारे डिसेंट्रलाइजेशन के फीचर्स थे कि पावर को स्टेट से निकाल के पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी को दिया गया। अच्छा, ये तरह से एक फेज बन गया है, देखिए यहाँ पे। चलो, तो ये था आपके चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म का पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, और अगर वीडियो पसंद आई है देन लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, एंड नीचे कमेंट जरूर करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक को के ऊपर देखना चाहते हैं, मैं देखूंगी। आप लोग जो भी कमेंट करेंगे मैं उसे अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी। तो जो भी वीडियो चाहते हैं नीचे कॉमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैंने जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं।